जय मुनिया की जय भारत। मैं निशा मिश्रा नए कौन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को नेशनल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी करने के लिए सेंटर यूनिट के द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू की गई है। उसी तैयारी को और गति प्रदान करने के लिए मैं खास तौर पर ये वीडियो देश भर में समस्त जिलों में फैले हुए जो हमारे कार्यकर्ता है उन लोगों को राष्ट्रीय अधिवेशन के तैयारी के लिए विशेष ध्यान देने की दृष्टि से कुछ बातें मैं समझाना चाहता हूं। सबसे पहले देश में वर्तमान जो ज्वलंत समस्याएं है उसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि अब शासक वर्ग ने किसानों को भी गुलाम बनाने के लिए अपने टारगेट पर लिया है और इस बात को ध्यान में रखते हुए किसान के विरोध में कानून बनाए गए और किसानों को संकट में डालने वाले ये कानून संकट में डालकर उनको जमीन से बेदखल करने के षड्यंत्र का मामला है और इसी वजह से एमएसपी केवल मौखिक रूप से देने का वादा किया और कानूनी रूप से देने की बात कानून में नहीं की गई है। एमएसपी कानून बनाकर ना देने का वादा, ना देने की कोशिश इस बात को सिद्ध करती है कि इसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र है और किसानों की जमीन उद्योगपतियों को सौंपने के साजिश का हिस्सा है। एक बड़े षड्यंत्र का मामला है। इस षड्यंत्र के बारे में हमारे लोगों को खबरदार होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मजदूरों का पलायन लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा, आजाद भारत के इतिहास में ऐसी भयंकर घटना इसके पहले आपने कभी नहीं देखी और उसी के साथ साथ संसद में मजदूरों के विरोध में कानून बनाया गया और ये कानून मजदूरों के विरोध में जो कानून बनाए गए उसमें मजदूरों के लिए बनाए हुए कानूनों में उद्योगपतियों को अधिकार बहाल कर दिए गए कि 100 मजदूरों के कंपनी में जो अधिकार उद्योगपतियों को दिए गए थे, अब वो अधिकार 300 मजदूर जिस कंपनी में है उस कंपनी में भी वो अधिकार उनको बहाल कर दिए गए हैं। कानून मजदूरों के नाम पर बनाया गया मगर अधिकार उद्योगपतियों को दिए गए और ये अधिकार हायर एंड फायर यानी मजदूरों को मार्केट से लेने का और जब चाहे तब मन चाहे समय पर उनको निकाल देने का और इसके लिए किसी प्रकार से सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह का ये कानून है और उसके साथ साथ मजदूरों के हक के लिए लड़ने वाली जो यूनियन थी, ट्रेड यूनियनें थी, उनके भी अधिकारों पर कुठाराघात किया गया। ये आजाद भारत का बहुत भयंकर मामला है। इसके बारे में हमारे लोगों को और भारतीय प्रजा को कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं।
मीडिया के द्वारा इसके बारे में जानकारी नहीं देने का काम हो रहा है। दिल्ली में दंगे हुए मुसलमानों के विरोध में और मुसलमानों को ही दोषी ठहराया गया। हैरान करने वाली बात है, तो क्या मुसलमानों ने मुसलमानों के ही विरोध में दंगे फैलाने का काम किया? ये बड़ी गंभीर बात है। मगर ऐसा ही रिपोर्ट बनाया गया। दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है, मगर अरविंद केजरीवाल के पास पुलिस विभाग नहीं है। पुलिस विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, अमित शाह के पास है, बीजेपी के पास है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे होगा और ऐसा ही हुआ। आप लोगों ने बॉम्बे पुलिस कमिश्नर भूतपूर्व रिबेरो को आपने देखा होगा, सुना होगा। भारत के बहुत फेमस आईपीएस ऑफिसर थे। उन्होंने भी ये बयान दिया कि दिल्ली के पुलिस का जो वर्तन है, बिहेवियर है, आचरण है, वो कानून के अनुसार नहीं है। जिन चीजों की जांच उनको करनी चाहिए थी, वो जांच उन्होंने की ही नहीं। और इस तरह से उन्होंने कानून के राज का उल्लंघन करने का काम किया। ये एक बहुत भयंकर मामला है। इसे भी समझने की जरूरत है जो लोगों को जानकारी नहीं है। सीएए, एनपीआर और एनआरआईसी अपने ही देशवासियों को विदेशी साबित करने का षड्यंत्र है, क्योंकि डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है। तो ब्राह्मण लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग उनको विदेशी कह रहे हैं। उनको ही विदेशी डिसाइड करने का कार्यक्रम, अपने ही देशवासियों को विदेशी डिसाइड करने का, निर्धारित करने का कार्यक्रम करने के लिए कानून बनाए गए हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता देने का मामला है, तो ये तो 1955 के कानून से दिया जा सकता था। उसके लिए 2019 में अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। और अगर बनाई गई पाकिस्तान का नाम लेकर, तो ये सिद्ध होता है कि जो आसाम में उन्होंने मुसलमानों का नाम लिया, बांग्लादेशियों का नाम लिया, मगर एससी, एसटी, ओबीसी के 15 लाख लोगों को टोटल 19,48,000 में विदेशी घोषित कर दिए। जिनको ये लोग हिंदू कहते हैं, उन्हीं लोगों को उन्होंने विदेशी घोषित कर दिया, केवल इसलिए कि वो एससी, एसटी, ओबीसी के हैं। ये भयंकर षड्यंत्र समझने की जरूरत है। देश में जब कोरोना आया और कोरोना ने हमला किया, तब देशवासियों को ये जानकारी मिली कि देश का हेल्थ केयर का जो ढांचा था, वो प्राइवेटाइजेशन और अर्थात निजीकरण से बर्बाद किया गया। और इस वजह से कोरोना संकट जितना खतरनाक था, उससे और ज्यादा खतरनाक हो गया। ये जानकारी इस दरमियान उपलब्ध हुई कि हेल्थ केयर का ढांचा बर्बाद कर दिया गया। बेरोजगारी का आलम आजाद भारत में इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी इसके पहले कभी नहीं। जो लोग केवल हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान के मामले को बढ़ावा देते रहे और लोगों को गुमराह करते रहे, उसी दौरान बेरोजगारी का आलम भारत में इतने बड़े पैमाने पर फैला दिया गया। ऐसा आजाद भारत में पहली बार हुआ, इतना भयंकर मामला। अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का मामला खड़ा कर दिया। अब भारत सरकार के लोग कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई ऐसा कहते हैं, मगर कोरोना वायरस आने के पहले से ही अर्थव्यवस्था ने
निगेटिव रुख धारण कर लिया था। इसके बारे में जो आंकड़े उपलब्ध हैं वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि केवल मात्र कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हुआ। जो नीतियां उद्योगपतियों के समर्थन वाली नीतियां बनाई गई उसकी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा कहा जाता है। केवल 2-3 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया और इसी वजह से जो अंबानी है, दुनिया का चौथे नंबर का उद्योगपति बना, वो उसके फेवर में कानूनों में परिवर्तन करने की वजह से ऐसा हुआ। ये आंकड़ों के आधार पर प्रमाणित हो गया है। इतना सारा षड्यंत्र देश में हो रहा है, जन विरोधी कार्य हो रहा है, इसके बावजूद भी सरकार चलाने वालों को डर नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ईवीएम हमारे पास है और हम लोग ईवीएम के द्वारा हर बार चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। इसलिए इसके विरोध में देशव्यापी जन आंदोलन निर्माण करने की जरूरत है। और देशव्यापी जन आंदोलन निर्माण करने के लिए हम लोगों ने जो 6.5 लाख गांव है उसमें से 1,01,000 सेंटर बनाने का निर्णय किया, ताकि 1,01,000 सेंटर के अधीन 5 या 6 गांव को अगर रखा जाए तो 6.5 लाख गांवों तक हमारा आंदोलन पहुंच जाएगा। ऐसे सेंटर बनाने की योजना हम लोगों ने बनाई है। इससे ये आंदोलन विशाल आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। इसको करने के लिए हम प्रतिबद्ध है और हर हालत में हम ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारे पास बामसेफ और बामसेफ के ऑफशूट संगठन हैं, भारत मुक्ति मोर्चा जो आंदोलन करने के लिए बनाया गया संगठन है और उसके ऑफशूट संगठन हैं, बहुजन क्रांति मोर्चा और उसके ऑफशूट संगठन हैं, तो ये सारे संगठनों को मिलाकर हम लोगों को सारे देश भर में जन आंदोलन की तैयारी करनी होगी। इसके लिए इन कार्यकर्ताओं को, इसमें काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अपनी बुद्धि योजनाबद्ध तरीके से लगानी होगी। अपना पैसा इस आंदोलन के लिए लगाना होगा, अपना हुनर इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए लगाना होगा, अपना समय ज्यादा समय निकालकर लगाना होगा और अपना श्रम, मेहनत, पसीना लगाना होगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो यह आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर सफल हो सकता है, ऐसा मेरा पूरा यकीन है, विश्वास है। इसलिए आपको इस आंदोलन में पूरे साधनों संसाधनों के साथ तैयारी करने में लगना होगा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आप लोग लगेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप लोगों के सामने मैं जो बात कह रहा हूं उस बात को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।